हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके में सबसे फेवरेट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है, द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति। सर 1857 की क्रांति हम कब, किस लिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे स्टार्ट हुई थी, सर 1857 क्या है, इन चीज़ों के क्वेश्चनों के आंसर इस हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1857 में से पहले या अपने आज़ाद भारत से पहले जो यहाँ पर जो शासन किया करते थे अंग्रेज थे। अंग्रेज से पहले कौन थे? मुगल थे। मुगल से पहले कौन थे? और भी कई लोग थे। ठीक है, भारी शक्तियों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा हमारे भारत देश पर। इसलिए ज़्यादा समय में आप देखोगे कल्चर, लैंग्वेज या आप कुछ भी देखोगे, मिठाई से लेके, बोलचाल से लेके, अपने कपड़ों पहनावा तक, वो सब हमारा चेंज हो गया है, जो कि पहले नहीं था। क्योंकि बाहरी शक्तियां आई, वो अपने साथ अपने उनके संस्कार आए, उनका खाना आया, उनका रहन सहन आया, तो जाहिर सी बात है हमारे भी प्रभाव पड़ा। चलो कोई नहीं। तो 1857 से में 1857 जो है, ये तो एक एक प्रकार से कह लीजिए ज्वालामुखी मान लीजिए, जो धधकती आग थी। ठीक है, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ तो होगा कि जो, सर जी धुआं तो उठा होगा जब तो आग लगी होगी। इससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा कि जिससे लावा हमारा गर्म हुआ होगा ज्वालामुखी में, और जब वो उसकी पार नहीं कर पाई, उसके ज्यादा प्रेशर के कारण वो एकदम विस्फोट हो गया। ऐसा इसमें है, किसमें क्या सर, ऐसा क्या कारण हुआ कि हमारे लोगों ने क्या प्रेशर क्या हुआ हमारे लोगों पर, और क्या दबाव बना, क्या चीज हुई थी जिससे हमारे लोगों ने 1857 की क्रांति कर दी। देखो, इसके कई कारण है, राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण जो है, एक लॉर्ड वेस्ली थे। ठीक है, लॉर्ड वेस्ली ने 1758 में सहायक संधि कर ली थी। जैसे सबसे पहले भारत में जो की थी, निजाम के राजा, हैदराबाद के राजा निजाम से की थी। तो उनका सहायक संधि में सर ऐसा था कि जैसे कोई राजा है, तो राजा को कोई दुश्मन है तो उसका साथ देंगे राजा, अंग्रेज, है ना। मतलब जैसे मेरे साथ उन्होंने संधि कर ली अंग्रेजों ने, तो अंग्रेज मेरे को सपोर्ट करेंगे लड़ाई में, मेरे बाहरी मामले में, एक्सटर्नल मामले में, एक्सटर्नल अफेयर्स में, कि जैसे, और इंटरनल इंटरनल अफेयर मेरे रहेंगे। लड़ाई युद्ध जो भी होगा तो वो सब मेरे साथ देंगे। जब अंग्रेजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनकी हेल्प करूंगा, जब अंग्रेजों से मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं, अंग्रेज मेरी हेल्प करेंगे, मैं उनकी हेल्प करूंगा। ये कहानी का मतलब ये है, युद्ध। और धीरे धीरे अब देखो, उनमें उन्होंने क्या करा कि, अंग्रेजों ने क्या करा कि यहाँ के राजाओं के आपस में बनती नहीं, ईर्ष्या ज्यादा है, घमंड ज्यादा है, लालच ज्यादा है, और कोई अपने नीचे समझता नहीं, सब अपने आप को बड़े समझते। तो हर राजा दूसरे राजा के पास नहीं, एकता नहीं थी, कहने का मतलब ये है। तो इस चीज का लाभ उठाया अंग्रेजों ने। जैसे कि आप सब जानते हो, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जहांगीर से, उन्होंने फैक्ट्री लगाने का, उद्योग लगाने का समझौता किया था, संधि की थी। उसके बाद अब ऐसा था कि जैसे मैं राजा हूं, तो मैं यदि हार रहा हूं तो मैं अंग्रेजों की हेल्प ले रहा हूं, तो हेल्प लेना ही उस सहायक संधि थी। ठीक है, तो अब क्या था उसमें, ये नहीं था कि इंटरनल अफेयर में कोई वो नहीं थी। तो 1856 में क्या कर दिया, अवध के राजा जो थे वाजिद शाह अली नवाब, किसके? अवध के। अवध मतलब कौन सा एरिया? लखनऊ का एरिया। जो लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली साहब, वाजिद शाह अली जी को उन्होंने कुशासन के आरोप लगाकर उनको, उनसे राजा गद्दी छीन ली डलहौजी ने, और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया उसे। जो अवध का था, जो अवध पहले, है ना, जो अवध पहले भारतीय नवाबों का था,
उसको हड़प लिया किसने? अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया। फिर क्या था, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक एक नहीं हड़पा, 1848 में हड़प लिया, जैतपुर 1849 में, बैघाट में 1850, उदयपुर 1852, ऐसे झांसी थी, और नागपुर, अवध 1856, सबसे लास्ट में जैसे देखा जाए तो 1856 भी हड़प लिया, उसमें कुशासन का आरोप लगा के। लेकिन जैसे कि आप झांसी की रानी जानते हो, झांसी की रानी में क्या था कि उनके पति जी स्वर्गवास हो गया, तो उनको ये बोल दिया झांसी की रानी को कि आप अब झांसी की रानी नहीं हो इस समय, क्योंकि डलहौजी की एक और नीति थी, डॉक्टर ऑफ लैप्स। डॉक्टर ऑफ लैप्स में क्या था कि मैं राजा हूं, यदि मेरी कोई संतान नहीं है तो मैं किसी को गोद नहीं ले सकता, मैं उसको गोद बना के उसको राजा नहीं बना सकता, और जिस कारण मैं राजा अपने उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, तो वो जो मेरी प्रजा या मेरे जो साम्राज्य है, जो मेरा जो धन है, या कुछ भी कह लीजिए, जो मेरा साम्राज्य है, वह जो साम्राज्य है वो अंग्रेज के पास चला जाएगा यदि मेरी कोई संतान नहीं हुई। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति, हड़प नीति, है ना, डॉक्टर ऑफ लैप्स बना दिया। फिर क्या था, लास्ट मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जी, उनको लाल किले से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बात से मुगल बादशाह नाराज थे। सबसे एक बात और है, मराठा जो राजा थे, मराठा के जो बाजीराव जो सेकंड थे, जो नाना साहब थे, उनको पेंशन देते थे राजा महाराजाओं को। तो राजा महाराजाओं को पेंशन, जो नाना साहब की जो पेंशन आती थी उनको देने से मना कर दिया। राजा साहब ने अपने दूत को भेजा बाहर, अतीमुल्ला जी को, कहाँ, ब्रिटिश सरकार के पास भेजा, जहां मतलब महारानी के पास। तो वो अपनी शिकायत लेने गए, लेकिन उस शिकायत का कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, उनकी सुनवाई ही नहीं सुनी। तो इस कारण वो बहुत नाराज थे, तो उनकी पेंशन रोक दी गई। ऐसे ही सतारा के जो राजा थे, है ना, उनकी भी पेंशन रोक दी गई। उनकी भी शिकायत थी, जो वो शिकायत कहाँ कर रहे थे, लंदन या ब्रिटिश की महारानी के पास, उन्होंने अपने दूत भेजे थे। तो उस बात से भी नाराज थे, और ज्यादातर वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ऐसा था कि श्रेष्ठ मानना, इंडिया को नीच हरकत से देखना, और जो आपका जनरल या सवर्ण जातियां थी वो बहुत ज्यादा नाराज थी कि वो सोचते थे कि, ज्यादातर आप समझते हो जैसे जनरल में ये होता है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई ऊपर आ गया, जो अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे और इंडिया को बुरा भला कहने लगे। तो कई जगह सार्वजनिक स्थलों पर इंडिया में ही रहकर, इंडिया के ही राजा से मिलकर वहां पर क्या लिख दिया, कई जगह अपमानजनित भाषा लिख दी, जैसे इंडिया एंड डॉग्स नॉट अलाउड, ये जैसे आपने बहुत सुना होगा। तो इसमें भारतीयों की, तो भारत के लोगों को अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। अब दूसरी बात ऐसा था कि देखो, सामाजिक में धार्मिक कारण भी थे। 1829 में विलियम बेंटिक ने राजा मोहन राय के प्रयासों से क्या कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। देखो, बहुत अच्छा काम करा अंग्रेजों ने, अच्छे काम भी करे हैं, लेकिन इस पर जो हमारे जो रूढ़िवादी जो लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, उनको ये लगा कि ये तो हमारी आस्था पर प्रहार कर रहे हैं, हमारे धर्म को नाश कर रहे हैं, और इससे वो रूढ़िवादी जो लोग थे वो, और उनके मन में रोष व्यवस्था थी, गुस्से वाली व्यवस्था थी। और 1843 में भी लॉर्ड कैनिंग ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पूर्ण विवाह की शुरुआत कर दी। ऐसा था, कोई स्त्री यदि उसका पति मर जाए तो वो शादी नहीं कर सकती, चाहे वो शादी के 2 साल बाद ही किसी का पति मर जाए, तो वो आजीवन ही वो स्त्री अपना विधवा के रूप में रहेगी, वो कि ना तो किसी और की शादी करेगी किसी और लड़के से, मतलब ये चीज नहीं थी। तो फिर ऐसा हुआ था 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पूर्ण विवाह की शुरुआत कर दी। ये बहुत अच्छा कदम था स्त्रियों के लिए, लेकिन हमारी जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी, वो लोग नाराज थे, जो सवर्ण लोग थे। फिर आता है 1813 में
चार्टर एक्ट ने ईसाई मिशनरी को भारत में प्रसार संचार का छूट दे दी और भारतीय जो संस्कृति और जो स्कूल में व्यवस्था थी, भारतीय स्कूलों को प्रतिबंध लगा दिया। अपने स्कूल चला रहे थे और हमारे स्कूलों पर प्रतिबंध कर दिया। ठीक है जी। और 1843 में भी लॉर्ड एलनबर्ट ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड एलनबर्ट ने 1843 में दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कुछ जैसे दास गुलाम होते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भाई इससे भी बहुत नाराज थे। और कुछ आर्थिक कारण भी थे, जैसे कि आप समझाते हो आर्थिक कारण, सैनिक कारण। जैसे सैनिक कारण में क्या थे, एक सैनिक कारण में 1:5 का रेशियो था, है ना। उसमें क्या था कि 1 तो रहेगा अंग्रेज और 5 रहेंगे हमारे भारतीय। जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे वो भारतीय, मतलब सॉरी, जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे वो अंग्रेज, और जो हम आम, है ना, आम थे, तो जो सबसे सरल पोस्ट थी उनके लिए क्या कर दिया, वो भारतीयों के लिए। एक तो ये था। दाढ़ी मूंछों पर प्रतिबंध लगा दिया, पगड़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब पगड़ी तो भाई राजा महाराजाओं की शान थी या भारतीयों की शान थी। मूंछों भी, मूंछों पर ताव देना एक प्रकार का ये दिखाता है भारतीय में कि हम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज्जत समझते थे पहले अपने मूंछ और दाढ़ी रखना, लेकिन आजकल के लोग दाढ़ी मूंछ नहीं रखते। लेकिन वो तो अपनी स्वेच्छा है, अपने मन से नहीं रखते। लेकिन पहले ऐसा था कि पगड़ी सम्मान का प्रतीक था और दाढ़ी मूंछ भी अपने सम्मान का प्रतीक था हमारे लोगों में। तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे कि सेना में प्रमोशन नहीं दिया। जैसे मेरे साथ ज्वाइनिंग हुआ अंग्रेज, उसको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं होगा। उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, उसकी सैलरी दुगनी थी, मेरी सैलरी कम देते थे। मतलब भारतीयों को कम सैलरी और विदेशों को, जो अंग्रेज थे, उनको ज्यादा सैलरी। ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। ठीक है। और आर्थिक कारण ये थे कि 1850 में जो कच्चा माल विदेश जाता था, हम जो हमारे जो कारीगर थे और आर्टिस्ट लोग थे और आपके कह सकते हैं मूर्तिकार थे, वो अपनी चीजों को बाहर विदेश में बेचते थे। ये मसाले बेचते थे, मसालों के लिए हम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, और कॉटन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, और ऊनी कपड़ा, कपड़े हमारे डिजाइनिंग नहीं थे, लेकिन वो टिकाऊ और सबसे ज्यादा मजबूत थे दूसरों रॉ मटेरियल के मुकाबले, कपड़ों के मुकाबले। लेकिन उनमें कोई डिजाइन विजाइन नहीं था। तो इसका फायदा उठाकर वो हमारे माल को विदेश ले जाते थे भारी टैक्स लगा के, जिससे महंगाई हो जाती थी। और भाई महंगा तो कोई लेगा नहीं, और वहां से मशीन हमारे भारत में ही नहीं, विदेश में थी। अपने देश में मशीन का डिजाइन विजाइन करके और कपड़ों में डिजाइन विजाइन करके भारत को लाते थे। जो भारत को, मतलब विदेश से जो सामान आता था भारत में, उन पर टैक्स नहीं था, कम था। और भारत से जो विदेश जाते थे सामान, उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया। भाई लोगों को अब ये भी बात गुस्सा था कि उनका माल बाहर नहीं बिक पा रहा, और दूसरी बात लोगों में ये भी था कि उनको सस्ता चाहिए। तो सस्ता चाहे विदेश हो या अपना देसी, तो लोगों ने अपने क्या कहते हैं विदेश के कपड़े चुनने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आप सब देखते हो कि आज भी वही मानसिकता है कि हमारे ब्रांड को कम माना जाता है भारतीय को, और विदेश के कपड़े को बहुत अच्छे माना जाता है। जैसे ब्रांड है, जूते हैं, कुछ भी हो, आज भी प्रभाव देखते हो। जैसे एप्पल की लाइन, एप्पल मोबाइल खरीदने के लिए लाइन लगी रहती है। कुछ ऐसे ब्रांड है जो विदेश के अब भी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो आज भी हमारी युवा में यही मान सकता है कि अब वो अंग्रेजों की चीजों को खरीदा। जब भी तो गांधी जी ने ये कहा था कि देसी अपनाओ, जब भी तो उन्होंने विदेशी जो माल थे उनको जलाया था, आंदोलन किया था कि अपने भारतीय कपड़ा पहनो, खादी कपड़ा पहनो, है ना। और सबसे बड़ी बात यह था कि तत्कालीन कारण तो एक ही था। कारण एक था, जो ब्राउन बेस्ड जो राइफल थी उसकी जगह न्यू इनफील्ड राइफल पेश की थी। किसके लिए? सेना में। तो उसमें क्या था कि पहले जो ब्राउन बेस राइफल थी उसमें 2 बैग लेके घूमते थे हमारे सैनिक। एक में बारूद होता था, एक में हमारा बैग में होती थी गोली। बारूद जो है, ऐसा था कि बारूद हम बंदूक में डाल रहे हैं, बंदूक की नाल में डाल रहे हैं, तो यदि ज्यादा डल जा रहा है तो
गोली नहीं सही से चल पा रही है, कम डाल रहे हैं तो गोली सही से नहीं चल पा रही है। उसका एक अनुपात होता था कि हाँ भाई इतने ही रेशियो में हमें ये बारूद डालना है गोली में। तो कई कई हमारे सैनिक घायल भी हो जाते थे इस कारण, क्योंकि कई कई जगह हमारे जो ब्राउन बेस राइफल थी वो नुकसानदेह साबित हुई। तो और वजन का भी था और रेशियो का तो हाई था। दूसरी चीज ये थी कि वो ये चाह रहे थे कि हमारे सैनिकों पर कम लोड हो, वजन हो या सुविधा अच्छी हो। तो उन्होंने सुविधा के लिए क्या करा कि एक कार्टेज बनाई। कार्टेज में क्या था कि उसमें कार्टेज में बारूद एक तो सही अनुपात में भर दिया हर कार्टेज में, और उसमें गोली भी थी। जो दो बैग लेके घूमते थे वो एक बैग कर दिया, तो उससे सैनिकों को तो फायदा हुआ, लेकिन उसमें सैनिकों में ये अफवाह फैलेगी कि ये जो कार्टेज है, कार्टेज का जो मुंह है वो ऐसा होता था। कार्टेज मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। कार्टेज ऐसा होता था, कार्टेज ऐसा था कि जैसे कि ये है, जैसे कि ये, एक मिनट, कार्टेज, सॉरी, कार्टेज ऐसा था, ठीक है, जिसमें इसमें क्या था, यहाँ इसमें क्या, बारूद, और इसमें गोली। और इसको बंद करने के लिए, इसको सील बांधने के लिए यहाँ जो लार एक प्रकार की होती थी, वह थी सुअर की चर्बी इसमें प्लस गाय का मांस। इस चीज का प्रयोग किया था। ये अफवाह फैल गई कहाँ, हमारे सैनिकों में। तो ये बात जब हमारे सबसे पहले पश्चिम बंगाल के एक सैनिक को पता पड़ी, जो मंगल, जिनका नाम मंगल पांडे था। मंगल पांडे गाजीपुर के रहने वाले थे, लेकिन हम इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन ये जब मंगल पांडे को जी पता पड़ी 1857 से पहले ये चीज हुई थी जो मैं बता रहा हूँ, क्रांति से पहले। तो क्रांति से पहले, जो मेरठ वाली क्रांति से पहले या राजस्थान क्रांति से पहले ऐसा क्या हुआ था जो लोगों में बहुत ही उत्साह या एक प्रकार के कह लीजिए क्रांति या गुस्सा अंग्रेजों के प्रति था। तो ये अफवाह फैल गई कि भैया उसमें राइफल में गाय का मांस और सुअर की चर्बी, गाय की मांस जो है हम खाते नहीं थे, हम गाय को पवित्र मानते। मुसलमान जो है गाय को पवित्र नहीं मानते। गाय को क्या मानते हैं, गाय से दूर रहने का मतलब, उससे दूर रहते हैं। सुअर, सॉरी, गाय का मांस, गाय तो हम खाते नहीं थे। हिंदू धर्म हमारे लिए गाय हमारी माता थी, और मुस्लिम धर्म के लिए जो आपका सुअर था, सुअर जो था वो पूज्य नहीं थी, पूजनीय नहीं थी, मतलब पूजते नहीं थे उसको। ठीक है, गाय को पूजते थे हम, लेकिन मुसलमान नहीं पूजते थे, उसे हराम मानते थे, इसलिए उसके सुअर के मांस से भी दूर रहते थे। जैसे आपने कई जगह दोस्तों में देखा होगा कि मुस्लिम दोस्तों जैसे अपने किसी दूसरे को सुअर 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 सबसे ज्यादा बोलते। तो मतलब कहने का मतलब है कि वह सुअर को अपने धर्म में हराम मानते थे। ठीक है, अब चलते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि ये बैरकपुर छावनी में एक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना थी। एनआई बोलूं मैं या नेटिव इन्फेंट्री बोलूं तो उसका मतलब ये समझ जाना, पैदल सेना। ठीक है, जो बैरकपुर छावनी में वेस्ट बंगाल में जो पड़ती है, वह उसके जो सैनिक थे मंगल पांडे को ये जब बात पता पड़ी तो मंगल पांडे जी नाराज हो गए और मंगल पांडे जी ने उस बंदूक को छूने से मना कर दिया। इस बात से उन्हें अधिकारियों ने उन पर प्रेशर दबाव बनाने की कोशिश करी, और उन्होंने जब ये सोच लिया कि जब मेरा धर्म भ्रष्ट हो ही रहा है तो मैं क्यों ना अंग्रेजों में सबसे पहले गोली मारूं। तो अंग्रेजों में उन्होंने सबसे पहले गोली कहां मारी थी,
बैरकपुर छावनी में। और बैरकपुर छावनी में सर बाग, एक थे सर बाग और दूसरे थे मेजर ह्यूसन सर, ठीक है, सर ह्यूसन को 29/3/1857 को उन दोनों को गोली मार दी। कितनी तारीख को? 29 मार्च 1857 को। किसने? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे जी कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के। कहाँ काम कर रहे थे? बैरकपुर छावनी में। किस रूप में? सैनिक के रूप में। कौन सी बटालियन थी या कौन सी वो थी? 34वीं NI बटालियन थी। ये जरूर याद रखना। तो उन्होंने गोली मार दी। तो जो हुक थे, हुक ने उन्हें फांसी देने का आदेश दिया और 10 दिन के अंदर अंदर 29 से लेके 29 को उन्होंने गोली मारी अंग्रेजों में, और 29 के बाद 8 अप्रैल को ही 1857 को उनको फांसी दी गई डॉक्टर ने सर हुक के द्वारा। हुक आयोग भी बनाया गया जिस पर उन्हें ये आरोप लगा, उनको मतलब सिद्ध हो गया कि इन्होंने ही हमारे अंग्रेजों की हत्या की है, जिसमें 2 अफसर मारे गए। तो कर्नल हुक ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें फांसी दे दी गई कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में, ठीक है जी। अब चलते हैं, ये बात धीरे 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 कहां पता पड़ी? मेरठ तक पहुंची। और ये जरूर याद रखना कि जो आपका बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी के पास एक नदी बहती थी, वो गंगा का ही हिस्सा है, ठीक है। जहां गंगा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है तो एक हिस्से को बोलते हैं, लेकिन वो गंगा किनारे बैरकपुर छावनी थी, ये भी याद रखना है। तो अब आइए, जब उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। अब चलते हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। और सिंधी राजस्थान में सबसे पहले कहाँ की? ये भी मेन है। देखो भाई, राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेज का कैसे आए, कैसे घुसे, कैसे समझौता किया राजा महाराजाओं से, ये भी कहानी समझनी है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसा था कि 1775 1882 या 1775 से पहले ऐसा था कि हमारे जो क्या थे राजा महाराजा थे, इनके आपस में बनती तो ही नहीं थी, और ये मराठाओं से सबसे ज्यादा परेशान थे, मराठाओं के आतंक से सबसे ज्यादा परेशान थे। तो मराठाओं से युद्ध में हार जाता थे, और मराठाओं का उस समय आतंक इतना बुरा था कि हर कोई राजा उनसे प्रभावित था। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली कि आप हमारी तरफ से लड़ो और हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। तो वही एक सहायक संधि बन गई। तो पहले अंग्रेज पूरे भारत पर विस्तार करना चाहते थे, पूरे भारत पर साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे। तो मराठाओं को हराना बहुत जरूरी था उनको, या तो उनसे हाथ मिलाओ या तो लड़ो। तो मराठा ना तो हाथ मिला रहे थे और ना ही मराठा उनसे हार पा रहे थे तो अंग्रेजों से। तो सबसे पहले अंग्रेज और मराठाओं का युद्ध हुआ, तो उसको बोलते हैं द एंग्लो मराठा वॉर। तो 1775 1782 में 7 साल तक ये युद्ध चला, जिसमें कोई नहीं जीत पाया, ना तो मराठा जीत पाए। मराठा भी बहुत शक्तिशाली थे, ऐसा नहीं थे कि मराठा शक्तिशाली नहीं थे, मराठाओं ने धूल चटाई थी खूब अंग्रेजों को, कह सकते हैं। लेकिन इस युद्ध में कोई नहीं जीता, ना तो अंग्रेज जीते, ना ही कौन जीता, ना तो अंग्रेज जीते ना ही कौन, मराठा। फिर इससे ये चोट तो दिल पे लगी हुई थी दोनों के। और भाई जाहिर सी बात है, पहले गवर्नर जनरल जो अंग्रेज के जो बड़े अधिकारी रहते थे वो सीधे सीधे बंगाल में रहा करते थे, उन लोगों को ये बात चुभी। तो फिर उनके जो गवर्नर जनरल थे 1803 में लॉर्ड रिचर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड रिचर्ड गवर्नर जनरल, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली 1803 से लेकर 1805 तक थे गवर्नर जनरल भारत के। तो उनमें सबसे पहले जो राजस्थान के जो राजाओं के साथ सबसे पहले संधि की थी वो थे भरतपुर और अलवर। कौन थे? भरतपुर के राजा के साथ संधि की थी और अलवर के साथ संधि की थी, है ना।
भरतपुर कहाँ पड़ते थे और अलवर कहाँ पड़ते थे? देखो जैसे कि आप सब जब जानते हो कि जब हम मथुरा जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो गोवर्धन और मथुरा तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब परिक्रमा करते हैं तो उस पर बाहर लिखा रहता है, कहीं कहीं जब परिक्रमा 24 कोस की करते रहते हैं या 22 कोस की करते हैं, 22, 23, 24 किलोमीटर की, तो उसमें कहीं आप देखोगे उसमें लिखा है कि राजस्थान में आपका स्वागत है, भरतपुर में आपका स्वागत है। तो भरतपुर किसके पास था? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला था? तो वो था मथुरा। ठीक है, तो वो अंग्रेज और मराठा जो युद्ध करते थे ज्यादातर, वह युद्ध जो करते थे वह उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर करते थे। ठीक है, और भरत भी वहीं पड़ता है और अलवर भी वहीं पड़ता है। तो और राजस्थान के जो पूर्वी जो हिस्सा था वो यही था, भरतपुर और अलवर। तो इस बात से वो बहुत खुश हुए अंग्रेज, तो उन्होंने संधि कर दी। भरतपुर के राजा भी मराठों से बहुत ज्यादा परेशान थे, और बहुत ज्यादा परेशान थे मराठाओं के राजा मराठाओं से। तो उन्होंने कही कि अंग्रेज गए कि हाँ आप हमारे साथ आ सकते हो क्या? अंग्रेजों ने अपने अफसर भेजे कि किन किन राजा महाराजा जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ संधि कर सकते हैं। तो अलवर भरतपुर सबसे पहले थे। फिर इसमें क्या था, इसमें अंग्रेजों की जीत होगी। फिर 1817 में और 1818 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। 1817 से लेकर 1818 में। तो इसमें जो दिल्ली के रेजिडेंट थे वो थे चार्ल्स मेटकैल्फ। कौन थे? चार्ल्स मेटकैल्फ। और मालवा रेजिडेंट के जो, मालवा रीजन के जो रेजिडेंट थे वो कौन थे? जॉन मेलकम। कौन थे? जॉन मेलकम। और दिल्ली में एक रेजिडेंट फॉर राजपुताना का पद बनाया, जिसमें डॉक्टर ऑक्टरलोनी को पद दिया गया। एक बात समझते हैं कि सर ऐसा था कि बंगाल में ज्यादातर ब्रिटिश के जो बड़े बड़े अफसर थे, गवर्नर जनरल थे, वो रहा करते थे। और राजस्थान यहाँ है और वो है कहाँ? पूरब में। तो बहुत दूर डिस्टेंस पड़ता था। राजा को यदि युद्ध की जरूरत पड़ती, यदि कोई दिक्कत जरूरत पड़ती, यदि कोई हेल्प चाहिए, तो वो वहां कैसे जाए? और वो बहुत दूर पड़ता था। तो इस चीज से बचने के लिए अंग्रेजों ने एक समस्या का हल निकाला कि आप जो शिकायत करोगे सबसे पहले वो कहां करोगे? जैसे दिल्ली के रेजिडेंट थे चार्ल्स मेटकैल्फ और मालवा के रेजिडेंट थे कौन? जॉन मेलकम। तो जॉन मेलकम रेजिडेंट क्या सर? मतलब राजा और ब्रिटिश के पास में जो अपनी बात पहुंचानी है उसको बोल दिया था रेजिडेंट। ऐसा था कि जैसे बहुत सारे राजा आए थे, बहुत सारे राजाओं के पास अपना अंग्रेजों ने एक एक आदमी छोड़ दिया, और एक एक आदमी छोड़ने के बाद उसको बोल दिया पॉलिटिकल एजेंट, जो सामाजिक काम नहीं करता था। क्या ऐसा काम करता था? राजनीतिक। तो राजनीतिक कामों के कारण उसे पॉलिटिकल एजेंट बना दिया। राजा को कुछ कोई भी समस्या होती, कोई भी हेल्प चाहिए, तो सबसे पहले वो अपने उस राज्य के, उस अपने रियासत के, उस राज्य के पॉलिटिकल एजेंट को बताता। पॉलिटिकल एजेंट से ऊपर एक पोस्ट था, क्या था? अब पॉलिटिकल एजेंट सीधे गवर्नर जनरल के पास जाया करते थे। भाई राजा महाराजा सबसे हमारे देश में सबसे ज्यादा थे, 562 रियासतें थी, 565 रियासतें थी हमारे भारत में। तो 565 यदि हर रोज एक एक आदमी आएगा तो वो गवर्नर जनरल भी परेशान हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नर जनरल ने एक पोस्ट बना दी कि राजस्थान के राजाओं की समस्या समझने के लिए जो एक अधिकारी होगा, जो मेरे तक बात पहुंचाएगा, उसका नाम क्या रख दिया? उस पोस्ट का नाम रख दिया रेजिडेंट फॉर राजपुताना। और रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन थे सबसे पहले? डेविड ऑक्टरलोनी। और 1817 में करौली और कोटा को सबसे पहले सहायक संधि की। 1817 में सबसे पहले तो भरतपुर अलवर में की, फिर 1817 में किस किस में की थी? करौली और कोटा। और एक ठिकाना था जो सामंतों के पास रहा करता था, वो किशनगढ़ था। किशनगढ़ में संधि की। और 1818 में राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, और मारवाड़ के राजा कौन थे? मानसिंह। वो भी 1818 में उन्होंने संधि कर ली। फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर। फिर अच्छा, मानसिंह मारवाड़ जो थे राजा, उनसे ही पूछा गया कि आपके
रियासत में कौन कौन से रियासत आती हैं, या आपके साम्राज्य में कौन कौन सी रियासत आती हैं। तो उन्होंने बोल दिया जी मेरे पास ये रियासत है, लास्ट में बोल दिया सिरोही भी मेरे पास है, जो कि गलत बोला उन्होंने। सिरोही जो है एक छोटा सा था एरिया, क्षेत्रफल था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मानसिंह या मारवाड़ के हिस्से में थे। तो ये अब जब पूरे राजस्थान में एक ही रियासत थी जिसके साथ संधि नहीं करी, फिर ये बात सिरोही के राजा को पता पड़ी कि भाई भाई मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, अकेला मैं ही पढ़ रहा हूँ। तो आदमी जाहिर सी बात है अकेला जब सबके साथ राजस्थान के राजाओं के साथ संधि कर ली तो सिरोही को भी राजा को अच्छा ना लगा, इसलिए वो डायरेक्ट वो अंग्रेजों से मिलने चले गए। हाँ जी आपने मेरे साथ संधि क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा भाई आप कौन, उन्होंने कहा सिरोही का राजा, नो आप कहाँ के राजा, आप दिखाना मैप में कहाँ हो, आपकी रियासत कौन सी है। नो जी ये है। नो नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हो, ये तो मारवाड़ के राजा पहले ही बोल के गए कि ये तो सिरोही हमारा हिस्सा है। कि नहीं नहीं ये सिरोही हमारा हिस्सा नहीं है, सिरोही एक आजाद मैं हूँ। तो सिरोही को सबसे लास्ट में संधि की थी जिस 1823 में, ये बात याद रखना। सिरोही की राजा चाहते थे पहले से, ये नहीं कि उन्होंने वेट किया अंग्रेजों का, नहीं नहीं, वो तो पहले से ही चाहते थे। लेकिन ऐसा था कि वो, ऐसा मत समझना कि सबसे लास्ट में उन्होंने संधि की, सबसे लास्ट में इसलिए नहीं की कि वो तो पहले से ही जानते थे, लेकिन वो मारवाड़ के राजा के वजह से सिरोही की संधि लेट हो पाई। और ठीक है, 1718 में भी जीत किसी की हुई, ये किसकी, आपके अंग्रेजों की। ठीक है, ये थे 3 युद्ध जो 3 हुए थे। और 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और उस समय उन्होंने क्या करा, जो 1817 से लेकर 1818 या 1832 में सिरोही संधि करने के बाद, अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली जाना पड़ता था राजा महाराजाओं को अपनी समस्या को लेकर। तो इस बात से भी बहुत लोग नाराज थे, बहुत राजाओं की समस्या नाराज थे, वो दिल्ली कैसे जाएं। तो इसलिए जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने अजमेर में सबसे पहले दरबार लगाया। और अजमेर जब भी तो बोला जाता है कि क्या है, केंद्र शासित, क्योंकि राजस्थान पे कब्जा करना है, राजस्थान पे अपने पूरे राजस्थान पे साम्राज्य फैलाना है या विस्तार करना है, तो किसे सबसे पहले टारगेट करते थे, अजमेर को। क्योंकि अजमेर एक तो बीच में पड़ता था और अजमेर से सीधे किसी भी रियासत पर अपने कानून, अपने अधिकार जमा सकते थे या जल्दी पहुंचा जा सकता था राजपूतों या राजस्थान के एरियाओं में। तो जब गवर्नर जनरल को ये बात पता पड़ी कि हाँ भाई राजा महाराजाओं की परेशानी समझी कि हाँ भाई क्या क्या बात है, तो उन्होंने, राजा महाराजा ने बताया कि हम तो देखो दिल्ली नहीं जा सकते, हमारा पॉलिटिकल एजेंट तो बहुत दूर पड़ता है। इतनी सबसे बड़ी बात थी टाइमिंग की, वो तो जाने को जा सकता है पॉलिटिकल एजेंट, उसका तो काम ही है, लेकिन दूर पड़ता था, इतने देर में तो कुछ भी हो जाए। तो इसलिए टाइम से बचने के लिए उन्होंने कहा अजमेर में दरबार लगाया, और अजमेर को ही क्या बना लिया अपना, कह सकते हैं अपना मुख्यालय बना लिया। और 1832 में जो आपका रेजिडेंट फोर्ट राजपूताना था, उसकी जगह क्या कर दिया, उसकी जगह पद कर दिया एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्योंकि वो किसका एजेंट था, गवर्नर जनरल का, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, इसलिए कर दिया क्योंकि रेजिडेंट ऑफ राजपूताना नहीं था, उसको बस चेंज कर दिया एजेंट टू गवर्नर जनरल की पोस्ट पर। और मिस्टर लॉकेट को भी पद दिया गया और अजमेर में पद बनाया, अजमेर में क्या, मुख्यालय बना दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1832 में कौन आए थे, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, जिसने कहाँ दरबार लगाया था, अजमेर में। अजमेर में ही क्यों, क्योंकि अजमेर सर सेंटर पॉइंट था किसका, राजस्थान का। सबसे पहले कौन बना था एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो मिस्टर लॉकेट थे। ठीक है, 1845 में एजेजी का कार्यालय जो मुख्यालय था उसको अलग कर दिया। क्यों कर दिया सर, क्योंकि अजमेर में जैसे कि आपको सबको पता है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है राजस्थान में, और वो गोरे आदमी थे, और गोरे आदमी तो गर्मी ज्यादा, और गर्मी ज्यादा के कारण उनकी जो स्किन थी और वो
वो जो थे वो प्रभावित हो रहे थे, गर्मियों से परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके राजस्थान में कहीं और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ एक प्रकार से शिमला जैसी हो या एक प्रकार से ठंडी जैसी हो, जिसमें ठंड हो, ये गर्मी ज्यादा ना हो। तो एक ऐसा ही स्थान था आबू। आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। तो आबू में स्थानांतरित कर दिया 1845 में। अब आबू जो है थोड़ा दूर बैठता है, थोड़ा राजस्थान यार इससे इससे बेटर। तो फिर लोग ये बोलने लगे राजा महाराजा कि इससे बेटर तो पहले ही था। तो फिर 1845 से फिर 1864 में अजमेर तथा आबू को क्या क्या मुख्यालय बना दिया, स्थानांतरित कर दिया कार्यालय एजेजी ने। और एजेजी की जो पोस्ट है वो अब कौन है? प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, वो संभालते हैं हमारे राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल। तो राजस्थान के राज्यपाल आप देखते हो कि 6 महीना कहाँ चले जाते हैं? आबू में। 6 महीना कहाँ रहते हैं? अजमेर में। और गर्मियों में कहाँ रहते हैं? आबू में नहीं, गर्मियों में आबू में रहते हैं। सर्दियों में कहाँ रहते हैं? सर्दियों में सर अजमेर रहते हैं। बस बिल्कुल सही है। अब क्रांति का जो अर्थ था वो था परिवर्तन। कैसा परिवर्तन सर? विद्रोह। परिवर्तन चाहिए हमें, सत्ता परिवर्तन चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना हर साल 5 साल बाद चेंज हो सरकार, इसलिए जो क्रांति का जो प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह था कमल की रोटी। कमल की रोटी नहीं, कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी। क्रांति से पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। डलहौजी जो करके गए थे सारा कुछ कांड। ब्रिटेन की उस समय महारानी थी विक्टोरिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्रांति के समय राजस्थान के एजेजी कौन थे? जॉन पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस सबसे पहले जो थे एजेजी से पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामिस्टन थे। किसके? क्रांति के समय भारत में जब क्रांति हो रही थी, ब्रिटिश में के प्रधानमंत्री कौन थे? पामिस्टन। क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स जॉन कैनिंग। कौन? चार्ल्स जॉन कैनिंग। 1857 की योजना यह नाना साहब जी ने बनाई। जो नाना साहब के जो दूत थे अजीमुल्ला खान जी थे और राणोजी बापू थे। राणोजी बापू कौन थे? राणोजी बापू सतारा राज्य के शासक राजा प्रताप सिंह भोसले जी के निष्ठावान अधिकारी थे। विद्रोह की शुरुआत के लिए कौन सी तिथि चुनी गई? 31 मई 1857 की तारीख तय की गई। किस किस ने कही? हमारे देश के जो नेता थे। नेताओं में कौन कौन थे? जैसे नाना साहब और राजा प्रताप सिंह। नाना साहब किस बात को नाराज थे कि क्या उनकी पेंशन रोक दी गई, और राजा प्रताप सिंह की भी कुछ ऐसी समस्या थी जो उन्होंने राणोजी बापू को कहाँ भेजा था? ब्रिटिश में भेजा था, महारानी के पास अपनी शिकायत लेने के लिए, लेकिन उनकी कोई जन सुनवाई नहीं हुई। तो जिस कारण वो नाना साहब हमारे और सितारा के राजा बहुत ही नाराज थे। अब आते हैं 1857 की क्रांति। जो तत्कालीन कारण थे, देखो ये थे कि विद्रोह का तत्कालीन कारण था हमारा एनफील्ड राइफल के नए कारतूस थे। एनफील्ड राइफल के नए कारतूस थे। जैसे कि आपने देखा होगा बुलेट पर एनफील्ड लिखा रहता है, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो जिनके बारे में अफवाह फैली थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि गाय की और सुअर की चर्बी जो लिक्विड था, जो चिपकाने वाला जो मटेरियल था, वो सोच रहे थे या वह फैल गई कि उसमें गाय का मांस और सुअर की चर्बी है। और वो चिपचिपा इसलिए करते थे गोंद, क्योंकि उसमें सीलन ना चला जाए बारूद। तो सीलन से बचने के लिए उसको पैक करते थे कार्टेज को। ठीक है, और सैनिकों ने इन कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। जो पहले कौन से आपके बोल सकते हैं कौन थे? पहले मंगल पांडे थे। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। ये काम कहाँ करते थे? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ती है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कौन सी बटालियन थी? 34वीं NI के सैनिक मंगल पांडे ने ब्राउज बेस राइफल के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया। और जिस बात से नाराज होकर जब उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने अफसरों ने, ब्रिटिश सेना के जो अफसरों ने उन पर प्रेशर दबाव करा। तो वो कह रहे थे कि जब मेरा मन या मेरा धर्म भ्रष्ट हो ही रहा है तो मैं सबसे पहले इन्हें ही मारूं।
तो बैरकपुर छावनी ने उन्होंने विद्रोह किया और 29 मार्च को उन्होंने कौन कौन ने लेफ्टिनेंट बॉग और सार्जेंट मेजर ह्यूशन पर गोली मार दी। और फिर उन्हें फांसी दे दी गई उसके 10 दिन बाद ही। कब? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, किसने दी थी? कर्नल हुक ने। किसने दी थी? कर्नल हुक ने। किसने दी थी? कर्नल हुक ने। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह बात हमारे मेरठ के जो सेना थे, मेरठ में जो सेना थी, उनको जब ये पता पड़ी, धीरे धीरे ये चिंगारी वहां तक पहुंची, तो उन्होंने 9 मई 1857 में 90 सैनिकों ने इन कारतूसों को छूने से मना कर दिया। कितने सैनिकों ने? 90 सेनाएं। कब? 9 मई को। कब? 9 मई को। अब भैया फांसी कब लगाई थी किसको? मंगल पांडे को। कब लगी थी फांसी? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल मई, मतलब 1 महीना के अंदर अंदर ही मेरठ, 1 महीना बाद ही मेरठ में क्रांति हो गई उनकी फांसी होने के बाद। भाई 8 अप्रैल को ही तो फांसी दी गई थी। किसने दी थी मंगल पांडे को? कर्नल हुक ने। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसा हुआ कि 90 सैनिकों ने जब कारतूस को छूने से मना कर दिया, भाई अंग्रेज की सेना अंग्रेज में ही नौकरी कर रहे हो और अंग्रेज से मना कर रहे हो कि हम नहीं छुएंगे, तो इस बात से नाराज होकर बड़े बड़े जो अफसर हैं उन्होंने 85 मतलब 85 का कोर्ट मार्शल किया। उनको 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी वर्दी फाड़ दी गई और बेड़ियां पहनाई गईं। क्या भाई अफसर, ये आप ये बोल रहे हो कि 90 सैनिकों ने उन कारतूसों को मना कर दिया, तो 85 या 85 का कोर्ट मार्शल कर दिया, तो बच्चे सर पांचों का क्या किया सर? 5 जो थे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं मिला। सबूत ना होने के कारण, दोषी ना होने के कारण उन पर उन्हें छोड़ दिया गया। और इस बात से ऐसा थोड़ी है कि भाई छावनी में, मेरठ छावनी में पूरे आपके कौन थे? मेरठ छावनी में ऐसा थोड़ी था कि 80 या 90 सैनिक थे, और भी सैनिक थे। इस बात से नाराज होकर जो 90 सैनिक थे, उन्होंने अगले दिन ही अपने जो 85 सैनिक थे, 85 जो सैनिक थे जो कारावास में बंद थे, उनको छुड़ाया। देखो, अपने साथियों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार से गुस्साए अन्य भारतीय सैनिकों ने 10 मई की शाम को विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने साथियों सैनिकों को जेल से छुड़ाया और यूरोपियन अफसरों पर हमला किया। यूरोपियन अफसरों पर तो खूब बजाया। ठीक है, और विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों ने तुरंत दिल्ली की ओर कूच किया और 11 मई को वह दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर से कहा कि आप हमारे नेतृत्वकर्ता हो, हमने मेरठ में क्रांति कर दी, हमने अंग्रेजों की तरफ से विद्रोह कर दिया है। तो इस बात से बहादुर शाह जफर थोड़े पहले पहचान नहीं पाए आप कौन, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जी हाँ जी, बहादुर शाह जफर सम्राट घोषित कर दिए गए। अब भाई राजस्थान में कैसे? हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में ऐसा हुआ था कि सबसे पहले राजस्थान में 19 मई को एजीजी को पता पड़ा। तो मई के समय ठंड रहती है, गर्मी में कार्यालय कहां रहता है एजीजी का? जी कहां रहता है गर्मियों में? आबू। तो उस समय ये यदि कोई पूछे राजस्थान की जो एजीजी थे उस समय कहां स्थित थे? आबू में। तो आबू में फिर वो वापस आए आबू से फिर उन्होंने राजा महाराजों से कहा कि आप सभी राजाओं ध्यान रखना क्योंकि मेरठ में क्रांति होगी। और राजाओं ने कहा हम आपका पूर्ण चिंता मत करो, एक सुई भी नहीं हिलेगी, पत्ता भी नहीं हिलेगा, कोई विद्रोह सद्रोह नहीं होगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि उन्हें पेंशन मिल रही थी। कहां से? अंग्रेजों से। अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या कहते हैं, इसके बाद अब होती है राजस्थान में। अब 1857 में विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकाल दिया गया। कहां से निकाल दिया गया? 1857 में बहादुर शाह जफर को कहां से निकाल दिया गया? लाल किले से निकाल दिया गया और उन्हें ब्रिटिश सेना ने सितंबर 1857 में दिल्ली
पर फिर से कब्जा कर लिया। देखो विद्रोह कब हुआ था, 9 मई को। नेतृत्वकर्ता कौन बना दिया, कितनी तारीख को, 11 को। 9-2-11 से याद कर लो। 9 को मेरठ में क्रांति हुई और 11 में किसको बना दिया भाई। जब मेरठ में क्रांति कर दी गई तो फिर सेना भी ये पूछी भाई अब तो विद्रोह कर दिया, अब क्या करें। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वही किसी समझदार व्यक्ति ने बोला कि भाई क्या करें, अब ऐसी पूरे भारत से ही जैसे आज अंग्रेजों को बाहर करा ऐसे ही पूरे भारत से बाहर कर देंगे। तो पूरे पूरे भारत का उस समय ब्रिटिश सरकार से पहले कौन राजा थे, तो बहादुर शाह जफर थे। तो इसलिए राजा महाराजा या कुछ भी कह लीजिए, तो बहादुर शाह जफर के बाद जब मई में 11 मई से लेके और आपके सितंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 3-4 महीनों में ही अंग्रेजों ने फिर दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उन्होंने बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकाल दिया। और बहादुर शाह ने अपनी जान बचाने के लिए लाल किले से भागकर हुमायूं के मकबरे में छिप गए थे। लेकिन ये बात उन्हें अंग्रेजों को भी पता पड़ गई। इसके बाद अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे को उन्हीं के आंखों के सामने गोली मार दी गई। जो 2 बेटे थे उनके, बहादुर शाह जफर के 2 बेटे थे, और ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और देशद्रोह का दोषी ठहराया। और 9 मार्च 1857 को उन्हें रंगून, यानी अब आगून बोलते हैं, बर्मा और म्यांमार में भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष एक कैदी के रूप में बिताए। 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें रंगून में ही दफनाया गया। रंगून कहां पड़ता है, म्यांमार में। ठीक है, 1857 में क्रांति होगी, लेकिन उसके बाद वो उखड़े से रहते थे भाई, वो जेल भाई, वहां कोई उनकी प्रजा नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उस समय वहां कौन सी आबादी ज्यादा थी, बुद्धिस्ट आदमी ज्यादा थे। ठीक है, तो इसलिए तो उन्होंने, वो शायर भी थे बहुत अच्छे, तो उन्होंने एक शायर बहुत प्रसिद्ध है उनकी, बहुत अच्छे पेपर में भी आया है, पेपर में भी कई बार आ चुका है। तो उन्होंने कहा था कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी नसीब, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। ठीक है, मैं कितना बदनसीब हूं मैं कि मुझे 2 गज जमीन भी ना मिली अपने देश में, अपनी जमीन में। तो ये हालत थी। अब आइए नेक्स्ट ये कहता है कि राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी, कितनी थी, 6। कौन कौन सी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खैरवाड़ा, ब्यावर। जो नसीराबाद थी वो कहां पड़ती थी, अजमेर के पास, मुख्यालय कौन था, अजमेर। नीमच कहां थी, ग्वालियर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नीमच कहां थी, एमपी को याद करते हुए ग्वालियर को भी याद कर लेना। ये कौन सी थी, मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी इसमें। और नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, कौन सी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एरनपुरा में कौन थे, पाली। मुख्यालय कहां था, पाली में। और रेजिमेंट कौन थी, जोधपुर लीजियन। ये जोधपुर की सुरक्षा करने के लिए थी। देवली कहां पड़ती है, मुख्यालय कहां, टोंक, जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। और कोटा प्रेसिडेंट बनाया गया। ब्यावर इसका मुख्यालय कहां है, अजमेर में। और ये मेर रेजिमेंट थी, इसमें मेरों से सुरक्षा करने के लिए ये रेजिमेंट बनाई थी, तो इसलिए जो भी पड़ गया। आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। खैरवाड़ा कहाँ थी, उदयपुर में। उदयपुर की सुरक्षा करने के लिए बनाई थी। और यह भील रेजिमेंट थी, लेकिन इसमें भीलों का आक्रमण सबसे ज्यादा था, लूटपाट करते थे, तो इसलिए खैरवाड़ा बनाई थी, खैरवाड़ा में छावनी बनाई थी। ये जरूर याद कर लेना। ठीक है जी। अब आते हैं नसीराबाद छावनी। नसीराबाद सर, नसीराबाद ऐसा लग रहा है सर कुछ, ये तो हमारे भारत में नाम था ही नहीं। ऐसा था कि नसीराबाद छावनी की जो स्थापना की गई थी वो 1858 में की थी। कब की गई थी, 1818 में।
नसीराबाद का नाम अंग्रेज अधिकारी सर डेविड ऑक्टरलोनी के नाम पर रखा गया, क्योंकि जिन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने नासिर उद्दौला या राज्य का रक्षक, जो फारसी में नासिर उद्दौला बोलते हैं, की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? डॉक्टर ऑक्टरलोनी को। किसको? डेविड ऑक्टरलोनी को। डेविड ऑक्टरलोनी को किस नाम की उपाधि दी थी? नसीर उद्दौला। ये किस लैंग्वेज में बोलते हैं? फारसी में। किसने दी थी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है। अब ऐसा था कि इन्होंने मराठा से अजमेर को भी बचाया था, और मुगल आपका क्या कह सकते हैं कि जो मराठा से दिल्ली को भी बचाया था। तो इसलिए उन्होंने खुश होकर मुगल बादशाह शाह आलम जी ने नासिरुद्दौला का उपाधि से सम्मानित किया, और अजमेर की सुरक्षा करने के लिए एक छावनी बनाई गई, जो नसीराबाद छावनी से नाम से मशहूर है या जानी जाती है। नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 को 2 से 3 बजे को यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कितने बजे? 2 से 3 बजे। कब? 28 मई को। 28 मई। कब? 28 मई। कब? 28 मई। ठीक है। उससे पहले किसको सजा दी गई थी? किसको किसको दी गई थी? सजा दी गई थी मंगल पांडे को। कब? 8 अप्रैल को। ठीक है, यह जरूर याद रख लेना। 28 मई को नसीराबाद में 3 छावनियां रिहा करती थी। नसीराबाद में ऐसा था कि 3 जरूर याद कर लेना कि 15 नेटिव इन्फेंट्री, जो देसी पैदल सेना थी, और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, और बम्बई लॉरेंस, ये 3 नसीराबाद में रिहा करती थी। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नसीराबाद ऐसा था कि जो आपकी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, वो अजमेर में सुरक्षा करने के लिए, अजमेर के जो अर्थशस्त्र जो थे उनकी सुरक्षा करने के लिए, अजमेर की जो हेडक्वार्टर था उनकी सुरक्षा करने के लिए 3-4 दिन पहले ही मेरठ से बुलाया गया था, क्योंकि अब मेरठ में क्रांति हो गई। मेरठ में क्रांति हो गई, तो जब अंग्रेजों को पता पड़े कि देखो 25वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, इससे पहले जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी कब की गई थी? 24/4/1857 में। फिर इन्होंने कब कर दी? 24 मई। 24/4 क्या होगा? अप्रैल। अप्रैल में मेरठ में छावनी होगी, और मई में कहां होगी? राजस्थान में। हर एक महीने के बाद होती रही। देखो 8, जैसा कि आप सब जानते हो कि 8 अप्रैल को किसे फांसी दे दी गई? मंगल पांडे जी को। 8 अप्रैल को किसे फांसी दी गई? मंगल पांडे जी को। 8 अप्रैल को जब फांसी दी गई, जब ये बात 24 मई को मेरठ के छावनी में विद्रोह कर दिया, ठीक है, पता पड़ी, तो 9/5 कह सकते हैं, 9 मई को लोगों ने वहां दोषी करार करते हुए उन्हें सजा दे दी गई, और 10 मई को मेरठ में क्रांति हुई। जब 10 मई में क्रांति हुई, तो 10 मई के बाद कम से कम 15-20 दिन में ही नसीराबाद छावनी में ही क्रांति होगी। कब? 28 मई 1857 को। और जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, मैंने बताया रहा था कि अजमेर की सुरक्षा करने के लिए बुलाया था। कब? मेरठ से बुलाया था, 3-4 दिन पहले ही। जैसे ही अंग्रेजों अफसरों को ये पता पड़ी कि ये तो मेरठ से आई है ये सेना, तो इस बात से वो डर गए, और उन्होंने सोचा कि ये तो फिर कभी अजमेर पर कब्जा ना कर लें। यदि अजमेर पर कब्जा कर लेंगे तो पूरे राजस्थान पर कब्जा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से इन्हें बाहर भेजो। तो इसलिए उन्होंने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद छावनी में भेज दिया। और नसीराबाद के जो छावनी के नेतृत्वकर्ता थे, जो बख्तावर सिंह थे, बख्तावर सिंह जी ने कहा कि आपने 3-4 दिन पहले हमें तो यहीं बुलाया है, और आप हमें नसीराबाद छावनी क्यों भेज रहे हो? तो जो वहां के जो अफसर थे, पिचाट ने कह दिया कि देखो गलती मिस्टेक होगी है, कोई बाई चांस मिस्टेक होगी, नसीराबाद चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात उनके मन में खटक ही रही थी कि नसीराबाद जो छावनी थी
उसमें जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और जो बम्बई लॉरेंस जो थी, बम्बई लॉरेंस वाले को सेना को बोल दिया कि आप एक काम करो कि बंदूक तैयार रखो, बंदूक में कारतूस लगा के रखो, तैयार रखो, और इनसे वहां नसीराबाद जाते ही उनसे बोल दिया कि आप हथियार जी जब्त कर दो, आपके हथियार रखे जाएंगे। तो इस बात से नाखुश होकर बख्तावर जी ने फिर दोबारा पिचाड से पूछा कि आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? तो पिचाड जी ने कुछ बोला ही नहीं, ना हाँ बोली ना बोली। तो इस बारे से उनमें मन में संदेह हो गया, इसलिए उन्होंने 15 नेटिव इन्फेंट्री उन्होंने 28 मई को नसीराबाद छावनी में 2 से 3 बजे के बीच में विद्रोह कर दिया। और इनके साथ ही नेटिव इन्फेंट्री 30 मई को इनके साथ मिल गई और 28 मई से लेकर 30 मई तक इन्होंने खूब लूटा छावनी को, क्योंकि 30वीं नेटिव इन्फेंट्री किसके साथ हो गई थी? 15वीं वाली के साथ। ठीक है, अब इसमें लिखा है अजमेर की हेडक्वार्टर की सुरक्षा करते थे 15वीं एनआई सैनिक वाले, लेकिन उनको अजमेर के हेड क्वार्टर से नसीराबाद भेज रहे थे। तो सैनिकों के नेतृत्वकर्ता बख्तावर जी ने पूछा कि अभी तो हम यहाँ मेरठ से आए हैं और आप हमें नसीराबाद क्यों भेज रहे हो? हमारे जाने के बाद हेडक्वार्टर की सुरक्षा कौन करेगा? ये बात उन्होंने पूछी मेरठ के जो 15वीं एनआई थी। तो उन्होंने बोला हम ब्यावर से 2 बटालियन बुला लेंगे। तो अंग्रेज अफसर बोले कि हम ब्यावर से 2 बटालियन बुला लेंगे, लेकिन हमसे कोई मिस्टेक हुई है, इसलिए नसीराबाद जाना होगा। ठीक है, गलती से आ गए हो। बम्बई लॉरेंस की जो सेना थी उनको बोल दिया कि नसीराबाद पहुंचते ही आप लोग कारतूस को तैयार रखना, जिसके कारण सेना में अविश्वास फैल गया और नेतृत्व बख्तावर जी ने पिचाड अफसर से पूछा था कि आपको हम पर भरोसा नहीं क्या? तो ये बात जरूर ये एग्जाम में आए, तो पिचाड जी कुछ बोले ही नहीं। तो फिर इस बात से लेके नाराज होके कर्नल न्यूबेरी, कौन? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिस वुड को मार दिया गया तथा कैप्टन हार्डी वह लेफ्टिनेंट लॉ घायल हो गए। कौन कौन? कैप्टन न्यूबेरी को हुई टपका दिया जी, कैप्टन स्पोर्टिस वुड्स को मार दिया, कैप्टन हार्डी व लेफ्टिनेंट को घायल हो गए और कुछ सैनिक को ब्यावर की तरफ भाग रहे थे। कुछ सैनिक तो ब्यावर की तरफ भाग रहे थे, कुछ अंग्रेज, ठीक है, कुछ ब्यावर की तरफ भाग रहे थे। तो कर्नल पेनी को हृदयघात से मौत हो गई। इस बात से वो घबरा गए, कुछ कर्नल पेनी भी, कि भाई ये कैसे हो गया, वो कुछ सोच रहे होंगे कुछ ज्यादा ही। तो इस बात से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। किसको आ गया? पैनिक अटैक। किसको आ गया? पैनिक को। किसको? पैनी को, कर्नल पैनी को। यहां से भागकर अंग्रेज फिर जोधपुर के राजा तख्त सिंह के पास शरण ली थी। कहां ली थी? जोधपुर के राजा तख्त सिंह के पास। अब क्या है कि अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वो बात तो ठीक है, जब ये अजमेरी इनका मुख्यालय था नसीराबाद, 10-15 किलोमीटर तो खुद नसीराबाद से अजमेर है ही, तो सर ये अजमेर को क्यों नहीं लूटते? देखो इनके पास एक तो लूट का सामान जाता था, महिला थी, कुछ घायल सेना भी थी, तो बच्चे भी थे, तो इसलिए उन्होंने दिल्ली कूच सुरक्षा समझा वहां जाने के मुकाबले। ठीक है, तो डीसा से इस बात से अजमेर के राजा भी बहुत, अजमेर के राजा मतलब अजमेर में जो अंग्रेज रहते थे उस बात से बहुत डरे हुए थे। वो एक जगह चर्च में इकट्ठे हो गए थे। तो इस बात से डरे हुए अंग्रेज ने, जब तक वो डीसा से यूरोपियन सेना को अजमेर बुला रहे थे, अजमेर आ रही थी, जिस कारण वह सीधे दिल्ली चले गए और उनके साथ लूट का सामान भारी मात्रा में था, कुछ घायल सेना, महिला, बच्चे भी थे। ठीक है, पूरे 3 दिन नसीराबाद छावनी को लूट और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इस छावनी में नगरपालिका भूमि विकास व्यवस्था भी थी। ठीक है, ये पहली ऐसी छावनी थी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैनी को हार्ट अटैक आ गया और यहां से भाग के अंग्रेज भाई पहले ब्यावर जा रहे थे, ब्यावर की तरफ। ब्यावर में कौन रहता था? डॉक्टर मतलब डिक्सन जी, और यहां से भागकर जोधपुर तरफ जा रहे थे, बच्चे भी थे।
और पूरे 3 दिन नसीराबाद छावनी को लूट कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए 15वीं इन्फेंट्री वाले और 30वीं इन्फेंट्री के सेनावाल। नसीराबाद जाते हुए क्रांतिकारियों का पीछा अंग्रेज अधिकारी पिचार्ट ने किया था, ये क्वेश्चन में आया है। और नसीराबाद छावनी को पहले डूंगजी और जवाहर जी ने पहले भी लूटा था। डूंगजी और जवाहर जी कौन थे? चाचा भतीजे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, स्टूडेंट, एस्पिरेंट को इस वीडियो तक पहुंचाएं। थैंक यू।